हाँ, तो अब तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट एक रिक्वायर्ड हीट है जो किसी मैटर की फिजिकल स्टेट को बदलने के लिए यूज होता है। ठीक है, द रिक्वायर्ड हीट विच इज यूज फॉर फेज ट्रांजिशन नॉट टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर रेज करने के बाद जो हीट आता है, एक फिक्स टेम्परेचर में जो हीट आप देते हैं या फिर जो हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट वेरी हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ भी लिए थे, तो हम लोग इसको क्या नाम दिए थे? लेटेंट हीट को एक हिडन हीट। लेटेंट हीट ये क्या है? एक हिडन हीट। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए लेटेंट हीट को हिडन हीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेम्परेचर को रेज नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर इट ब्रेक्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मेक्स अ न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या तो पुराने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है या फिर नहीं है फोर्स को मजबूत करता है। मजबूत कब होगा? जब एनर्जी बाहर जाएगी सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी आएगी सिस्टम में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और फेज ट्रांजिशन हो जाएगा। तो फेज ट्रांजिशन हम लोग मेल्टिंग पढ़े थे, फ्रीजिंग पढ़े थे। मेल्टिंग, फेज ट्रांजिशन, सॉलिड टू लिक्विड, इसी को फ्यूजन भी आप कहते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है? फेज ट्रांजिशन लिक्विड टू सॉलिड। सेम मैटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम होता है, बट एक प्रोसेस में हम लोग हीट देते हैं सिस्टम में, एक प्रोसेस में हम लोग हीट सिस्टम से लेते हैं। अब अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास वाटर है, आइस बोले तो ये सॉलिड है और ये बोले तो लिक्विड है, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस की या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की? अगर आप एनर्जी के टर्म में बात करें, एनर्जी के टर्म में बात करें तो विच वन विल हैव मोर एनर्जी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी कि आइस की एनर्जी ज्यादा होगी? एनी आंसर बताइए आप लोग, क्या लगता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी कि आइस की एनर्जी ज्यादा होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस को हीट चाहिए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या करेगा? हीट बाहर निकालेगा आइस में कन्वर्ट होने के लिए। आ रही बात समझ में? यानी कि इसके पास एनर्जी कम है। यहाँ तक आने के लिए इस आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट चाहिए, इसको आप कहते हैं लेटेंट हीट। आ रही बात समझ में? तो आइस के पास लेटेंट हीट नहीं है लेकिन वाटर के पास लेटेंट हीट है, तभी ना वो वाटर है। इसको वाटर में आने के लिए लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एनर्जी के टर्म में अगर बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी आइस। कब? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच वन हैव मोर कूलिंग इफेक्ट, आइस और वाटर? सवाल है, अब एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच वन would have more cooling effect? ठीक है, आइस और वाटर, इन दोनों में से ज्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन देगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? दिस इज योर क्वेश्चन। व्हाट शुड बी आंसर? एनी गेस? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस के पास एब्जॉर्ब हीट है, वाटर के पास एब्जॉर्ब हीट नहीं है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है। वाटर की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा हीट और एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है? हमारे बॉडी में कोई सब्सटेंस कूलिंग इफेक्ट देता है क्योंकि वो हमारे बॉडी की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि उसके पास एनर्जी ऑलरेडी कम होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी से एनर्जी वो ले सके। ठीक है, तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अपने हथेली पे आइस रख रहे हैं, अपने हथेली पे वाटर रख रहे हैं, तो वाटर के पास ऑलरेडी वो एब्जॉर्ब हीट है इसीलिए वो कम कूलिंग इफेक्ट देगा, लेकिन आइस के पास वो एब्जॉर्ब हीट नहीं है ताकि वो, इसीलिए आइस क्या करेगा? ज्यादा हीट आपके बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए आइस क्या करेगा? ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आइस। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में लिखें, आपने नोट कॉपी में लिखें, या आपकी मर्जी है। ओके, ये तो हो गई उससे जुड़ी कुछ बातें।
अब है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग ट्रेडिशनल डेफिनेशन दे चुके थे, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड फ्रीजेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होता है, लेकिन हम लोग डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट किसी मैटर का वह टेम्परेचर है जिसमें उसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करता है। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट कैन को एग्जिस्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम, when there is an equilibrium between the solid state and the liquid state, the temperature is said to be melting point. क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका आइस और वाटर के बीच में क्या हो जाता है? क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम आता है। आपके पास H2O लिक्विड है, आपके पास H2O सॉलिड है, ठीक है। इसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हीट निकालना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ना तो हीट कर रहे ना ही कूल कर रहे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा उतना वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ फ्रीजिंग और रेट ऑफ मेल्टिंग क्या हो जाएगा? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, rate of fusion becomes equal to the rate of freezing। जब दो ऑपोजिंग रेट इक्वल हो जाए तब कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है अभी के लिए। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अगर आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो बोलना पड़ेगा देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट। अगर आपको बोलना है फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको बोलना पड़ेगा देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द सॉलिड फेज, ठीक है। इस तरह की डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। बिफोर गोइंग टू दैट आप बताएंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या बताता है बेसिकली। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है। अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है यानी कि हाई टेम्परेचर है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी हाई। आ रही बात समझ में? कोई सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बीच उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई है, यानी कि एक मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ बताता है सॉलिड का। क्या बताता है? मेल्टिंग पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा भी होगा ये लाइन, अगर आप देखेंगे एक बार देख लेते हैं हम लोग। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। क्या बताता है? मेल्टिंग पॉइंट उनके पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या बताता है? स्ट्रेंथ को बताता है। इसको बताता है, इंडिकेट करता है। ज़्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है। आ रही बात समझ में? क्या बताता है? इंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्लियर? अब मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट खुद एक टेम्परेचर है, इसलिए टेम्परेचर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो खुद टेम्परेचर है। हमारी बात समझ। सबसे पहला फैक्टर होता है प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपको दो केस समझना पड़ेगा कि जनरली कोई भी सॉलिड अगर जब मेल्ट करता है वो एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिसका एक अनयूजुअल बिहेवियर है और इसकी संख्या है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं। अच्छे खासे सॉलिड्स ऐसे हैं जो मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल आपका आइस है।
आइस तो है ही, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आप लोग आइस के बारे में पढ़े होंगे कि आइस जब मेल्ट करता है तो क्या कर जाता है, ऑन मेल्टिंग आइस कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कि उसका वॉल्यूम घटता। आप जानते हैं कि अगर आपके पास आपने एक बोतल आप पानी रखे, आइस एक बोतल आपने रख दिया पानी पूरा भर के, आप उसको फ्रीज कर रहे हैं, पूरा का पूरा जब आइस में कन्वर्ट होता है तो अगर बॉटल कमज़ोर है तो फट सकता है, नहीं तो दिक्कत होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि आपका बॉटल थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, फ्रीज होने पर एक्सपेंड करता है, और जो ही वो मेल्ट करता है फिर धीरे धीरे उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यानी कि वाटर के पास ये अनयूजुअल बिहेवियर है, मेल्ट करने पर वो एक्सपेंड करता है, जो ही वो फ्रीज होता है वो फिर मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब फ्रीज होता है तो एक्सपेंड कर जाता है। तो वाटर का एक अनयूजुअल बिहेवियर। इसी तरह से एक और है सब्सटेंस जिसका नाम है कास्ट आयरन। ठीक है, तो कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं, मेल्ट करने पर एक्सपेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, और कुछ सॉलिड्स क्या करते हैं, मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग दोनों केसेस पढ़ेंगे। तो पहला केस है केस 1, फॉर दोज सॉलिड्स which expand on melting। ठीक है, जो एक्सपेंड करता है मेल्ट करने पर। ठीक है, सॉलिड फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है, कॉपर है, बहुत सारे सॉलिड, जनरली जितने सारे सॉलिड्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, दीज आर द सॉलिड्स दैट एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग। अब एक्सपेंड कर रहा है, अब प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर क्या करता है जनरली, प्रेशर सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्शन। प्रेशर हमेशा क्या करता है, वॉल्यूम को घटाता है, डिक्रीज कराता है। वो सॉलिड मेल्ट करने के बाद एक्सपेंड करना चाह रहा है, आपने प्रेशर लगाया, आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, मतलब यू आर अपोजिंग द प्रोसेस। इफ यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन अ सॉलिड while it's melting, you are opposing the process. Why? Because that solid expands on melting। जब वो एक्सपेंड कर रहा है मेल्ट होने पर और आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप मेल्टिंग प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं। यानी कि जिस एनर्जी के लेवल पे, जिस टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करना था, उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोसेस को अपोज कर दिया। अरे बात समझ में, रुकावट आ गई। रुकावट आ गई तो जहां पर काम फिनिश होना था वहां पर काम फिनिश नहीं होगा, अब उससे आगे आगे काम फिनिश होगा। यानी कि फॉर दोज सॉलिड्स व्हिच एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, द मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। अरे बात समझ में, क्यों? यू आर ओपोजिंग द प्रोसेस, यू आर ओपोजिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। तो ऐसे सॉलिड्स के लिए अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, the melting point increases too। This should be remembered, very very important। और ये क्यों ऐसा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। This is your task, okay? For those solids which expands on melting, if you increase the pressure, melting point also increases। इसका एग्जांपल बहुत सारे सॉलिड्स आप लिख सकते हैं, पैराफिन वैक्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। एग्जांपल कौन कौन से सॉलिड्स हो सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं आप, गोल्ड लिख सकते हैं, मेटल्स जितने सारे होते हैं, पैराफिन वैक्स है, एक्सेट्रा, जनरली एक्सपेंड करते हैं। दूसरा केस जो रेयर है थोड़ा सा, वो है फॉर दोज सॉलिड्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। मेल्ट होने पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे सॉलिड्स के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यू आर ऑल्सो अप्लाइंग द प्रेशर, इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। इफ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर, यू आर सपोर्टिंग व्हाट, द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग। ठीक है, आप प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, एक चीज खुद हो रहा है, वहां एक पॉइंट पे जाकर उसको फिनिश होना था, लेकिन आपने सपोर्ट कर दिया तो जहां जाके फिनिश होना था उससे पहले ही फिनिश हो जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड मेल्ट करता है उससे पहले ही मेल्ट कर जाएगा, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर। यानी कि ऐसे सॉलिड्स के लिए अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, जिस टेम्परेचर में होना था उससे
उससे पहले ही हो जाएगा। वाई, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ओरली बता दिया, यू कैन राइट विद योर ओन वर्ड्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसमें, कौन कौन से सॉलिड इसमें एग्जांपल्स हैं। इसमें आपका कास्ट आयरन आता है। कास्ट आयरन एक एलॉय है, इसमें आयरन का एक एलॉय है, जाहिर सी बात है इसमें कार्बन होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें मैग्नीज होता है, इसमें सिलिकॉन होता है, इसमें सल्फर होता है, द इम्प्योरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, इसको बारे में आप बाद में पढ़ भी सकते हैं, एक एलॉय है कास्ट आयरन। इसके अलावा बिस्मथ, और मोस्ट इंपोर्टेंटली वाटर तो है ही आपके पास। और भी कुछ एग्जांपल्स अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ। ब्रास, दिस इज ऑल्सो एक एलॉय है, ये भी एक एलॉय है। ठीक है, एग्जांपल और भी मिलेंगे तो और भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गए, प्रेशर का इफेक्ट लिख लिया आप लोग। ओके, अब दूसरा है, अगर किसी सॉलिड में जब भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इस तरह की बात होती है तो ये प्योर सॉलिड के लिए होता है, मतलब मिक्सचर के फॉर्म में नहीं। अगर वो प्योर है तब, अगर उसमें इंप्यूरिटीज आप मिलाते हैं तो क्या होता है, इफ यू ऐड इंप्यूरिटीज, कोई सॉलिड आपके पास है जिस टेम्परेचर में मेल्ट कर रहा था, उस टेम्परेचर पे क्या वो मेल्ट करेगा? क्या आपने जब उसमें एक्सटर्नल मटेरियल कुछ मिला दिया, कुछ इंप्यूरिटीज आपने उसमें मिला दिया, तो एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज का क्या इफेक्ट होता है हम लोग देखेंगे। इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज को अगर आप मिला देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, लेट्स सी। क्या लगता है अगर आप इम्प्यूरिटीज मिला रहे हैं किसी सॉलिड में तब क्या होगा? क्या होगा बताइए, एनी आइडिया? क्या करता है इम्प्यूरिटी? आपने किसी सॉलिड में इम्प्यूरिटीज मिला दिया तो ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके बीच में कुछ पार्टिकल्स आ गए। यही ना इम्प्यूरिटीज है, कि जो ऑलरेडी हमारे पास पार्टिकल के मैटर्स हैं उसके बीच में कुछ नए पार्टिकल्स इंटर कर गए। तो जो पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसमें एक वीकनिंग फोर्स आ गया, यानी उसको वीक करने वाला फोर्स एक ऑलरेडी आ गया एज अ इम्प्यूरिटी। इसीलिए जो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करना था उस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेगा, उससे पहले ही मेल्ट कर जाएगा। तो आप बोलेंगे ऑन एडिंग इम्प्यूरिटीज टू अ सॉलिड द सॉलिड मेल्ट्स at the lower temperature, at the lower temperature. On adding impurities to a solid, the solid melts at the lower temperature, at the lower टेम्परेचर। ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, लेट्स सी एग्जांपल में क्या समझाया है। इसमें एक अलॉय दिया है रोज मेटल। रोज मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है, रोज मेटल, रोज मेटल, ठीक है। रोज मेटल क्या क्या का, इसमें क्या क्या है? इसमें आपके पास आयरन है, लीड है और बिस्मथ है। इसमें एक टीन है, एक लीड है और एक बिस्मथ। ये तीन अलग अलग मेटल का क्या है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। एक एलॉय है, रोज मेटल इज एन एलॉय। इसका रोज मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बाकी अलग अलग उसके कंपोनेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट अगर अलग अलग से देखेंगे तो रोज मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 94.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब सिर्फ लेड का मेल्टिंग पॉइंट 327 है, नहीं, लेड का 327 है। बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट आपका 271 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका टीन का है 231.9
231.9 डिग्री। एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, अब जो उसके कंपोनेंट्स हैं मेटल, उसके मेटल कंपोनेंट्स जो हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं तीनों का हाई एज कंपेयर टू दी अलग। यानी कि जब आप उसको इम्प्योर करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वीकनिंग फोर्स की तरह काम करता है वो आपका इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो जब आप लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं किसी सॉलिड में तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। सिंपल, ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। एक टर्म आपको पास आएगा प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन? इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात है ये। वाटर के लिए इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। आप घर पे देखे होंगे, दो आइस क्यूब आप निकालिए, दो आइस क्यूब को आप जब प्रेस करेंगे उसके बाद इसको छोड़ देंगे, दोनों आइस क्यूब एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है। क्यों ज्वाइन होता है? तो यहाँ पर अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन कहता क्या है? जब आप, क्योंकि वाटर आइस जो है ऐसा सॉलिड है जो मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब मतलब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो जब दो आइस क्यूब को आप प्रेशराइज करते हैं तो उसके कांटेक्ट सरफेस में प्रेशर बढ़ने की वजह से वो मेल्ट कर जाता है बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट। भले ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हो या ना हो, वो मेल्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर अप्लाई किया। जो ही आप उसको प्रेशराइज किए वो मेल्ट कर गया ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है। ओके, अब जो ही आपने प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर रिलीज करेंगे तो अगेन वो क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाए, मेल्ट कर गया। अब जो ही उसको प्रेशर मेल्ट कर गया, दोनों सरफेस मेल्ट कर गया। ठीक है, अब जब मेल्ट कर गया सेम लिक्विड तो आपस में तो मिक्स हो जाएगा। जो ही आपने प्रेशर हटाया, अब वो क्या कर गया? आपस में फिर सॉलिडिफाई हो गया और एक सरफेस को दूसरे सरफेस से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस ज्वाइनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। आप लिख सकते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब दो आइस क्यूब को प्रेस करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो ज्वाइन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि व्हेन यू अप्लाई प्रेशर द एरिया ऑफ कांटेक्ट मेल्ट्स, as you remove the pressure they again solidify and join with each other. This is called principle of regulation. You can write with your own. हम लोग इतने बड़े-बड़े डेफिनेशन अभी लिख नहीं सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। ओके, ये आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। यू कैन गो थ्रू योर बुक। ठीक है, मैंने कह भी दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा शुरू होगा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी कि किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होगा। दिस इज एक्चुअली वेपोराइजेशन। अब ये वेपोराइजेशन जो है ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, एक एट फिक्स टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर, ऐसा वेपोराइजेशन जो फिक्स टेम्परेचर में हो, और एक एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, जो किसी भी टेम्परेचर में हो, लेकिन जाहिर बात है नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। इस प्रोसेस को लोग कहते हैं इवापोरेशन। इस इवापोरेशन में भी लिक्विड से गैस ही बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। यानी कि आप दो तरह से पढ़ेंगे चीजें, एक पढ़ेंगे बॉइलिंग, एक पढ़ेंगे इवापोरेशन। बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होता है, इवापोरेशन फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता। दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है? लिक्विड से क्या बनता है? गैस बनता है, लेकिन मोड अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। अब कौन सा क्या तरीका है, तो शुरू करते हैं हम लोग इवापोरेशन से। कहां से शुरू करेंगे? इवापोरेशन। ठीक है, क्या है ये इवापोरेशन? बहुत लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इवापोरेशन। क्या आप अगर क्लासेस के स्टूडेंट है तो क्लास 7 में भी आपने इवापोरेशन पढ़ा होगा।
क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 9 के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, इसे यहाँ हमको पढ़ना जरूर। व्हाट इज इवापोरेशन? अब इवापोरेशन जब आप इसको समझिए, आप डेली लाइफ में इवापोरेशन तो होते रहता है। वाटर सबसे ज़्यादा इवापोरेशन का मेन एग्जांपल किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर बॉडीज में वाटर धीरे धीरे वाटर कम हो जाता है। क्या ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? आप सब लोग जानते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करे, लेकिन पानी खत्म हो जाता है आपके सरफेस से। आप प्लेट में रख देंगे, कुछ दिनों के बाद पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो रहा है, 100 डिग्री से पहले हो रहा है। शॉकिंग है। इसका मतलब ये किसी भी टेम्परेचर में हो रहा है। टेम्परेचर जनरली क्या करता है? एटमॉस्फेयर का फ्लक्चुएट करता है। इस फ्लक्चुएशन में भी वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस को जब समझा गया तो पाया गया कि एक स्लो प्रोसेस है। क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, कन्वर्जन है किसका? लिक्विड का गैस में। अब ये पूरा का पूरा बल्क में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस में होता है। स्लो प्रोसेस है, सरफेस में होता है, किसी भी टेम्परेचर में होता है, बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये शार्प टेम्परेचर में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इवापोरेशन क्या है बाबू? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of a liquid to its gaseous state from the surface of it, उसके सरफेस से अगर हो रहा है तब उसको क्या बोलेंगे आप? इवापोरेशन बोलेंगे। यानी कि इवापोरेशन में भी लिक्विड से गैस ही बनना है, लेकिन कहाँ से? सरफेस से। इसके और कुछ बातें अगर लिखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर लिखेंगे तो ये एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस से हो रहा मतलब एक ऐसा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है। वेरी स्लो प्रोसेस, उसको आप स्लो प्रोसेस कहते हैं। जब सरफेस फेनोमेनन नहीं है मतलब सरफेस फेनोमेनन है मतलब बल्कियर फेनोमेनन नहीं है। occurs at any temperature but below the boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से पहले होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक शार्प टेम्परेचर है जिस पे चीजें बॉयल करती है, ठीक है। लेकिन जब भी आपका इवापोरेशन होगा ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले होगा, किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। सरफेस फेनोमेना, स्लो प्रोसेस, अकर्स एट एनी टेम्परेचर। व्हाट एल्स? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। When there is an evaporation, there is a cooling effect to the surrounding। ठीक है, आप समंदर के ऊपर जाएंगे, you can feel the cold air। क्यों कोल्ड होता है वहाँ पर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, चलिए इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि why does evaporation cause cooling effect। ये सरफेस फेनोमेना हो गया, स्लो प्रोसेस हो गया, किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, और ये कूलिंग इफेक्ट देता है। इसको लिखिए, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ये कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, देख लीजिए आप लोग। अब एक सवाल है कि इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है? इवापोरेशन, अच्छा एक और बात आप लोग लिखेंगे, इवापोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, इसका इफेक्ट आपको सिर्फ ओपन कंटेनर में दिखेगा, क्लोज में नहीं दिखेगा। क्लोज अगर होगा तो इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। इवापोरेशन तभी होगा जब आपका कंटेनर क्या हो? ओपन हो। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। क्या है? इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। व्हाई? ये सवाल है, व्हाई डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर?
आप बोलते हैं जब कोई कंटेनर ओपन होता है, इन एन ओपन कंटेनर द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग. फॉर दिस इवापोरेशन द लिक्विड हैज टू gain or extract energy from the surrounding. Due to this continuous abstracting of energy from the surrounding makes the surrounding cool. You can write this in your copy. अब एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक ही दिया है, व्हाई डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट. आप वहां भी देख सकते हैं कि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है. तो वेरी सिंपल आंसर है, जब एक लिक्विड को किसी ओपन कंटेनर में रखा जाता है, हम लोग ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक प्लेट में इवापोरेशन हो रहा है आपको क्या कूलिंग इफेक्ट पता चलेगा. लेकिन एक वाटर बॉडी में जब इवापोरेशन हो रहा होगा, आप उसके आसपास जाएंगे, यू कैन फील द कूलिंग इफेक्ट. ठीक है. इसके अलावा आप अपने हाथ में कुछ रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एसीटोन है, या फिर आप पेट्रोल रखते हैं, तो पेट्रोल की वजह से आपके हाथ में कूलिंग इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि आपके हाथ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है. तो आपके हाथ से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, आपका हाथ क्या फील कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट फील करता है. इसी तरह से सराउंडिंग में होगा. तो आप सराउंडिंग का एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि इन एन ओपन कंटेनर द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग. फॉर दिस इवापोरेशन द लिक्विड हैज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. ड्यू टू दिस कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्ट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल. ठीक है. आंसर लिख लेंगे आप लोग, जरूर लिख लेंगे. ठीक है. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन. ठीक है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ इवापोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, क्योंकि इवापोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना. तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर आपका हो जाएगा टेम्परेचर. तीसरा फैक्टर हो जाएगा आपका सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई. एक और एक्स्ट्रा आप लोग लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ विंड. ओके. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया पर किस तरह, टेम्परेचर पर किस तरह से, ह्यूमिडिटी पर किस तरह से, और स्पीड ऑफ विंड पर किस तरह से डिपेंड करती है. ओके. आज हम लोग यहीं फिनिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच.